हाँ जी, अब स्लाइड शो हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, टेन्योर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की क्या टेन्योर है? देखो, 1952 में बनी थी राज्यसभा। ठीक है, 1952 से, और ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता ये। ठीक है, स्टेट्स को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दी है पार्लियामेंट में, और कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा के हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उसे पहले भी खत्म किया जा सकता है, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा कंटिन्यू चैम्बर है, कभी भी इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, कभी भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट बॉडी है। ठीक है, और इसकी टेन्योर 6 ईयर है। ठीक है, लेकिन जो इसके मेंबर है वो हर 2 साल बाद 33% रिटायर हो जाते हैं, मैंने आपको कल भी ये बताया था। ठीक है, हाँ जी, अब तो ठीक है। हाँ जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट 1951 में इसकी टेन्योर बताई है कि देखो, जो राज्यसभा का मेंबर है वो 6 साल तक रहेगा, 6 ईयर तक रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके 33% मेंबर हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। तो ये चीज है। हाँ जी, तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास शक्ति है, वो किसी भी मेंबर की टर्म है उसे कम भी कर सकता है। कहते हैं जब पहले पहले जब राज्यसभा बनी तो लॉटरी सिस्टम था कि कौन रिटायर होगा। ठीक है, हर 2 साल बाद, तो वहां पे लॉटरी पाई जाती, जिसका नाम आ जाता वो रिटायर हो जाता। आई थिंक ये पहली लॉटरी थी जिसमें नुकसान होता था, क्योंकि कोई भी बंदा एमपी रिटायर नहीं होना चाहता। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की टेन्योर के क्या है? ठीक है, लोकसभा, हाँ जी, लोकसभा एक परमानेंट चैम्बर नहीं है। ठीक है, इसकी नॉर्मल लाइफ है वो 5 ईयर है। डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद जितने भी एमपी जीते हैं, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ है वो 5 ईयर है। तो आफ्टर 5 ईयर अपने आप ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब 2019 में लोकसभा बनी, 5 साल बाद 2024 तक रहेगी, ये 24 में दोबारा इलेक्शन होंगे। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि 2019 में मतलब उसका रैंक क्या है, कौन सी लोकसभा बनी? ठीक है, कितनी बार लोकसभा बन चुकी है ये, इसका रैंक क्या था 2019 में? बिल्कुल ये सही जवाब आ रहा है, जॉनी, श्रुति, ठीक है, और रोहित कुमार इनका सही आंसर है। आपको बहुत बहुत सोफिया की तरफ से ब्लेसिंग्स और 10 लड्डू नाम मिलते हैं। ये 17th लोकसभा थी, और 18th के इलेक्शन 2024 में होंगे। आमतौर पे 5 ईयर होती हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी टाइम, ठीक है, पहले, ठीक है, प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व कर सकता है पीएम के कहने पे, 5 साल पहले, और इसको कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब मोदी और मोदी के मंत्री सब हट जाएंगे,
जे मान लो 17 लोकसभा 24 से पहले पहले राष्ट्रपति जी इसे खत्म कर दें तो इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता ही है कि जब इमरजेंसी लगी होती है, नेशनल इमरजेंसी, तो इसकी जो लाइफ है वो 1 ईयर और बढ़ सकती है। ठीक है, तो कहते जब इमरजेंसी खत्म हो जाए तो फिर 6 मंथ से ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है। मैंने पहले आपको इमरजेंसी प्रोविजन में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब क्वालिफिकेशन क्या है इसके एमपी की। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन करेंगे। वैसे पॉलिटिशियन बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है, मैं पानी पी लूं। ठीक है, फिर मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ, आप सोचो क्या हो सकती है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है जो आप कह रहे हैं, मेरी क्वालिफिकेशन सुनो। पर्चा, खर्चा एंड चर्चा। ठीक है, जिसने भी एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, उसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? खर्चा। ठीक है, उसके पास गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो। ठीक है, उसकी पॉकेट पूरी फुल हो पैसों से। खर्चा। ठीक है, फिर पर्चा, उस पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो। ठीक है, उसने कोई रेप किया हो, जहाँ कोई दंगे लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ऐसा काम किया हो, तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। इसे पर्चा कहते हैं हिंदी पंजाबी में। ठीक है, फिर खर्चा, पर्चा एंड चर्चा, वो अखबारों में आना चाहिए, किसने ये काम किया है, ये काम किया है, तो वो अवश्य ही वो एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा। तो ये क्वालिफिकेशन आपने याद रखनी है। हाँ जी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आम लोगों को नहीं पता। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, तो ये क्वालिफिकेशन जो, ठीक है, लोगों को नहीं पता। पहले क्या है कि वो सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, इसे ओथ कसम खानी पड़ती है बिफोर अ पर्सन, इलेक्शन कमीशन के सामने, जहाँ वो किसी की ड्यूटी लगाते हैं, उसके सामने वो कसम खाता है कि देखो मैं भारत के संविधान प्रति वफादार रहूंगा, मैं देश की एकता अखंडता को बना के रखूंगा। ठीक है, तो ऐसी कसम वो किसके सामने खाएगा? इलेक्शन कमीशन के सामने खाएगा। इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा पर्सन अपॉइंट किया गया हो। इलेक्शन लड़ने से पहले जी, इलेक्शन लड़ने से पहले, देखो भाई ये तो मैं मजाक में कहा है, आप सही, आपको हो सकता है ये होगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन तो मानी नहीं जाती जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बात समझो, बच्चे नहीं हैं आप। हाँ जी, तो उसकी एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30। नॉट लेस देन 30। देखो 30 से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा के केस में। ज्यादा तो 100 से भी ज्यादा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लोकसभा है तो फिर 25। इनसे एज उनकी कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, और कोई क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट निर्धारित करता है? पार्लियामेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित की है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में।
हाँ जी, ये तो भी क्वालिफिकेशन तो अब पढ़ी है मैंने, ठीक है। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। ये उसकी मेन फीचर्स हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। हम इसे पढ़ेंगे इस एक्ट को, ठीक है। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि देखो वो इलेक्टर होना चाहिए, उसका वोटर सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है। जहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में सेम है, ठीक है, ठीक है। इलेक्टर होना चाहिए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ठीक है, इन 2006 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज। तो तो क्या हुआ, कहते 2003 में खत्म कर दिया कि जरूरी नहीं है कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर द राज्यसभा फ्रॉम पार्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर एंड दैट पार्टिकुलर स्टेट वाज डिस्पेंस्ड विद 2003। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मनमोहन सिंह जी, आप जानते हो सरदार मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर वही हुआ करते थे मोदी से पहले, पंजाब से हैं, अमृतसर से हैं, ठीक है, ठीक है। वो राज्यसभा के मेंबर थे, एक्चुअली तो वो टीचर थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। उनकी नॉलेज काम आई, उनको पीएम तक ले गई, उनका ज्ञान उनको पीएम तक ले गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान आपके पास है तो आप भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। जो आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज हैं, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। तो वो बेचारे, उनको पॉलिटिशियन तो आती नहीं थी, ना वो चर्चा वाले थे, ना वो खर्चे वाले थे, ना वो पर्चे वाले थे। एक बार इलेक्शन लड़ा और हार गए, उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया असम से, ठीक है। कहां से? असम से। देखो, हाँ जी, असम से। लेकिन वो असम के तो रहने वाले नहीं है, वहां उनकी तो वोट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज 2003 में खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा देखो ये सही है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां से आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं उस स्टेट में आपका नाम वोटर सूची में हो, लेकिन लोकसभा के लिए अभी है कि जहां, और एमएलए के इलेक्शन में है कि जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं आपकी वोट होनी चाहिए, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने जलंधर में इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। जलंधर में मैंने इलेक्शन लड़ना है, किसके खिलाफ? नीटू शटरा वाले के खिलाफ, ठीक है। आप जानते हैं नीटू शटरा वाला? हाँ जी, यू नो नीटू शटरा वाला, ठीक है। हाँ जी, उसके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मेरी मेरी वोट जलंधर में होनी चाहिए, कहीं भी हो, चाहे खामरा में हो, ठीक है, चाहे लामड़ा में हो, ठीक है, कहीं भी हो, मेरी वोट होनी चाहिए वहां पे, तो ये जरूरी है। हाँ जी, नीटू शटरामला, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम जलंधर, ठीक है। घर की वोट उन बच्चों ने, वाइफ ने नहीं डाली तो बेचारे रोने लगे, ठीक है। तो लेकिन वो दिल से रोए थे, ठीक है, इसलिए वो पर्सनालिटी बन गई। एक्टिंग करते तो शायद मुश्किल था उनके लिए, ठीक है, दिल से रोए। कहता है कि माता चिंतापुरनी की कसम खाई थी मेरे रिश्तेदारों ने, ठीक है, फिर भी वोट किसी और को डाल दी, तो बहुत दुख है मुझे, बहुत रोए, ठीक है। उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए, ठीक है।
हाँ जी, ओके। तो आप बात समझो कि जहां से बंदा इलेक्शन लड़ेगा उसकी वोट वहां पे होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए जरूरी नहीं है कि उस स्टेट की उसकी वोट होनी चाहिए। ये पढ़ाया मैं अभी तक आपको। क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट है कि जो SC ST कैंडिडेट है, SC एंड ST कैंडिडेट है, जो उनकी सीट रिजर्व है, वहां से ही इलेक्शन लड़ सकता है वो। ठीक है, वहां से भी लड़ सकता है और जनरल के खिलाफ भी लड़ सकता है इलेक्शन। जैसे आपको पता है जलंधर SC के लिए रिजर्व है, आपको पता है या नहीं पता? हाँ जी, यू नो और यू डोंट नो। जलंधर SC के लिए रिजर्व है। कौन MP है जलंधर के, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। क्या नाम है जलंधर के MP का? नहीं, गलत जवाब, हंसराज नहीं है। ये गुरप्रीत सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। गुरप्रीत सिंह जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। उसका नाम है संतोष सिंह चौधरी। ठीक है, संतोष सिंह चौधरी। ये जलंधर सीट रिजर्व है SC कैंडिडेट के लिए, और संतोष सिंह चौधरी ने यहाँ इलेक्शन लड़ा। संतोष सिंह चौधरी भी SC कैटेगरी से है। आ, ये पॉइंट लिखा है कि जो SC कैंडिडेट है, SC की सीट पे जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ जी, SC की सीट पे जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बोलो, ये समझाया या नहीं है? लेकिन जनरल की सीट पे SC चुन लड़ सकता है, ये चीज मैंने कराया है आपको। देखो, अमृतसर जनरल है, अमृतसर। मान लो 2024 में, ठीक है, जो वो ठोको ताड़ा, क्या नाम है उसका? ठीक है, कौन कहता ठोको ताड़ा? सिद्धू। ओके, सिद्धू जलंधर में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये सीट SC के लिए रिजर्व है। हाँ जी, लेकिन जो संतोष सिंह चौधरी है, वो अमृतसर इलेक्शन लड़ सकता है। ये चीज मैं कहना चाहता हूं। अब क्लियर है? SC जनरल के खिलाफ चोन लड़ सकता है, लेकिन जनरल SC के खिलाफ चोन नहीं लड़ सकता। ये चीज है। हाँ जी, उसका लाफ्टर चैनल, नवजोत सिद्धू का। ठीक है, कहते हैं राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। पहले वो बीजेपी में था, राहुल गांधी को पप्पू कहता था, पप्पू। ठीक है, अब जब बीजेपी ने उसे बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो पप्पू के पैरी हाथ लगाए। ठीक है, कहता कि राहुल गांधी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, तो राजनीति में ऐसा ही होता है, ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। पता नहीं किस टाइम किसके साथ कभी हाथ मिलाना पड़ जाए। ये पॉलिटिशियन का ये निज़म है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन है। जी, अब डिस्क्वालिफिकेशन है।
डिस्क्वालीफाई क्या होता है? जब कोई एमपी बन जाता है उसे एमपी के ओहदे से हटाना, उसे डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है? पहला, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके पास कोई सरकारी नौकरी है तो वो फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन मिनिस्टर जहां वो और कोई उसके पास एमपी है तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता, ठीक है। कोई भी बंदा सरकारी जॉब पे लग के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको पहले बहुत बार करा चुका हूँ, लाभ वाला ओहदा कहते हैं इसे, कि आप सरकारी नौकरी से हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग है, ठीक है, तो आप इस एक ओहदे पे रहेंगे, जहाँ तो आप लाभ वाले ओहदे पे रहेंगे, जहाँ आप एमपी बनेंगे। जब आपको एमपी बन गए तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। एमपी बनने से पहले ही, इलेक्शन लड़ने से पहले ही आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे राजनीति के लालच में बहुत नुकसान करा लेते हैं। हंसराज हंस साहब एमपी है मोदी गवर्नमेंट में, पहले वो अकाली दल में इलेक्शन लड़ा, जलंधर से ये हार गए थे। सारी उम्र जो कलाकारी में पैसा बनाया था, ठीक है, तो वो एकदम में शू मंत्र हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे किस्से ये सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ये भी दाव खेलते हैं कि हम भी पॉलिटिक्स में जाएं, ठीक है, लेकिन जीतते बहुत कम है। ऑफिसर्स को वोट नहीं डालते लोग, पता नहीं क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, आई डोंट नो। हाँ जी, और दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन है इफ ही इज अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है? पागल। जे वो पागल है तो फिर वो एमपी नहीं रहेगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड क्या होता है? पागल, इनसेन। कैरी ऑन जट्टा मूवी देखी है आपने? ठीक है, उसमें कहते हैं कि डैडी हिल गया, ठीक है, तो वो क्या है? अनसाउंड माइंड है, तो फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन है जो वो इनसॉल्वेंट है, ठीक है, इनसॉल्वेंट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इनसॉल्वेंट वो नहीं है इसका मीनिंग। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसने कर्जा बहुत देना है लेकिन देने को उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं इनसॉल्वेंट, ठीक है। हाँ जी, बैंकरप्ट, बिल्कुल सही है जी। ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बनता है। आज तक ये कारण नहीं बना, आप समझो क्यों नहीं बना। मैं आपको, आप बच्चे नहीं है, मैं आपको हर एक चीज समझाऊं। देखो, वो बैंकरप्ट एमपी बनने से पहले हो सकता है, बाद में तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब भी कोई एमपी बन जाता है, ठीक है, तो उसका दिवालिया कभी भी नहीं होता, ठीक है। लॉ को फॉलो क्यों करेगा जी? जो उसने कोई 2-4 करोड़ देना भी होगा तो एमपी बनने के बाद मोड़ देगा, पैसे उसके पास ज्यादा आ जाएंगे एमपी बनने के बाद, ठीक है, तो पैसे सारे वापस हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है कि उसने किसी और देश की सिटीजन ले ली है, फोर्थ पॉइंट है। देखो, वो कनाडा चला गया, सपोज वो कनाडा चला गया, कोई एमपी कनाडा चला गया, वहां की उसे पीआर मिल गई, ठीक है, तो वो एमपी नहीं रहेगा इंडिया में, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट है। हाँ जी, तो जब उसे कोई पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया है उससे भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदलू कानून है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में 5 डिस्क्वालिफिकेशन दी है कि कैसे कोई एमपी अपने अहदे से हट सकता है। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में देती दी है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में
कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी हैं, वो कौन कौन सी हैं देखें। पहली, कहते कोई इलेक्शन ऑफेंस का अपराधी नहीं होना चाहिए वो। इलेक्शन के टाइम उसने कोई अपराध किया हो, जहां कोई करप्ट प्रैक्टिस की हो इलेक्शन में। इंदिरा गांधी को इसी पॉइंट से झटका लगा था जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लाई है, राजनारायण केस था। तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस सुना होगा आपने, मैंने आपको इमरजेंसी के दौरान कराया था ये। हाँ जी, बोलो। इंदिरा गांधी के खिलाफ चार्ज लगा था कि आप गलत तरीके से, गलत करप्ट प्रैक्टिस अपनाकर आपने एमपी की चोन जीती है। तो उनकी एमपी की सीट जाती थी, एमपी की सीट जाने से पीएम की सीट जाती थी, इसलिए उन्होंने क्या लगाई, इमरजेंसी, अपनी सीट को बचाने के लिए। ठीक है, कहते उसे 2 या 2 से ज्यादा सजा मिली है। ठीक है, हाँ जी, कहते उसे किसी अपराध में 2 या 2 से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। ये इस बार क्वेश्चन आया था जो 4 अक्टूबर को टेस्ट हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें लिखी थी 5 ईयर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी। इस बार का क्वेश्चन था ये। हाँ जी, क्लियर है ये। जिसको 2 या 2 से ज्यादा सजा है वो एमपी नहीं रहेगा, उसको एमपी के ओहदे से हटा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि वो इलेक्शन का जो एक्सपेंसेस है वो फेल हो जाए, उसका हिसाब ना दे सके। ठीक है, नॉट लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। हाँ जी, जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है, जैसे एमपी को इलेक्शन में खर्चा करने के लिए इस बार आप नेट पे चेक करना कि कितने मिले। मेरे मुताबिक 32-33 लाख था, 35 लाख उस समथिंग ऐसा, 30 से ज्यादा था। ठीक है, कि आपने इतना खर्चा करना है इलेक्शन में एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लो आपने इलेक्शन में कोई रैलियां करनी है, कोई आपने ऐड करनी है, कुछ करना है, जो कुछ भी, कुछ चीजों को छोड़ के आपने शराब नहीं बांटनी है, आपने लोगों को पैसा नहीं बांटना। ठीक है, आपने कोई पुक्की फीम ये, ठीक है, ये चीज किसी को नहीं देनी। ये नशों को छोड़कर, पैसे को छोड़कर, ठीक है, आप कारों पे कितना खर्चा करते हैं और चीज पे कितना खर्चा करते हैं, ये सारे खर्चे का हिसाब आपने देना होता है। तो ये खर्चे का कोई हिसाब नहीं देता देता तो उसे एमपी जीतने के बाद भी हटाया जा सकता है। ये पॉइंट है, क्लियर है जी। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा वो, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है। जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट पाया गया तो उसको एमपी का ओहदा नहीं रहेगा, एमपी के ओहदे पे वो। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि मान लो कोई सड़क बननी है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एमपी ने ले लिया आमदन के लिए। ठीक है, जितने भी सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है वो कॉन्ट्रैक्ट कोई एमपी नहीं लेगा। ठीक है, तो जे कोई एमपी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो पता लग जाए, उसको एमपी ओहदे से हटाया जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है। ये पॉइंट क्लियर है जी। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी प्राइवेट बंदा ही लेगा, सरकारी बंदा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सरकार उसका फेवर करेगी, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आप खुद रख लेगा। ठीक है, तो वही आमदन करेगा, बाकी लोगों को आमदन नहीं होगी। हाँ जी, कहते कोई कंपनी है,
उसमें 25% गवर्नमेंट का हिस्सा है, कोई मान लो प्राइवेट कंपनी है, उसका वो एमडी है, ठीक है। तो जे वो एमडी है तो फिर भी उसे हटाया जा सकता है, ठीक है, फिर भी वो एमपी के ओहदे पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लो उसको डिसमिस किया गया है करप्शन चार्ज पे, ठीक है, नौकरी पहले वो सरकारी नौकरी में था, उसको करप्शन चार्ज में निकाला गया है, तो फिर वो एमपी भी नहीं रहेगा। करप्शन चार्ज से निकाला गया कोई व्यक्ति एमपी नहीं बन सकता, ठीक है जी। हाँ जी, कहते हैं वो दोषी ना पाया गया हो, जैसे रिश्वत, ठीक है, दो गुटों के बीच दुश्मनी, ठीक है, मान लो हिंदू सिख को लड़ाने का काम, ठीक है, कोई करता हो, ऐसी ऐसे में दोषी नहीं होना चाहिए वो। और उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए अनटचेबिलिटी की, इसका भी दोषी नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी क्या होता है? एससी एसटी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है, दौरी दहेज प्रथा में विश्वास न रखता हो, सती, ठीक है, सती आपको पता ही है, पहले हिंदू प्रथा थी कि जे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनकी वाइफ को जिंदा ही उसको जला दिया जाता था साथ में, उसको कहते थे सती प्रथा, ठीक है। लेकिन बहनें सती होती थी, भाई भी कभी सती नहीं हुए। किसी की भी वाइफ मरती है तो 1 महीने से ज्यादा नहीं दूसरी शादी तैयार होती है पहले ही, ठीक है। मैंने तो कभी देखा नहीं कि कोई व्यक्ति सती होता हुआ, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। हाँ जी, डिफेक्शन पता ही है आपको, ये 10th शेड्यूल है, 10वीं सूची है ये, 10th शेड्यूल है। एंटी डिफेक्शन लॉ कितने हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट है ये, 1985 में राजीव गांधी, जो पप्पू के डैडी, सॉरी पप्पू के डैडी नहीं, राहुल गांधी के डैडी राजीव गांधी, ये लॉ लाए थे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हाँ जी, कोई भी व्यक्ति जीत के, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जीत के, इलेक्शन को जीत के और कोई पार्टी नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। जैसे संतोष सिंह चौधरी कांग्रेस से हैं, जलंधर में जो कैंडिडेट है, संतोष सिंह चौधरी कांग्रेस से हैं, ठीक है, शायद कांग्रेस से ही है, ठीक है। तो वो मोदी को ज्वाइन करेंगे तो उस पर दल बदलू कानून लगेगा और उसको सजा मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। तो कहते हैं कि if he voluntarily gives up the membership of political party whose state is elected to the house, जैसे संतोष सिंह चौधरी एक मेंबरशिप लेनी होती है पार्टी की, ठीक है, हाँ जी। तो ये वॉलेंट्री मेंबर को छोड़ देता है कोई व्यक्ति, ठीक है, जो कोई व्यक्ति किसी की मेंबर पार्टी की मेंबर को छोड़ देता है जीतने के बाद, तो उसे सजा मिलती है। जहां उसे वोट कहा जाता है, वोट हक में, जहां खिलाफ हाउस में वो उसके उल्ट करता है तो फिर भी उसे हटाया जा सकता है। जहां कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है फिर भी उसे हटाया जा सकता है। ये नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, कहते हैं 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 4 ग्राउंड है एंटी डिफेक्शन लॉ की। ये आपको समझ आया कि शुड आई रिपीट इट? देखो, संतोष सिंह चौधरी
किस पार्टी से ये इलेक्शन जीते हैं जलंधर से? कांग्रेस। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। कहां से है? कांग्रेस से। उनकी मेंबरशिप ली है उन्होंने, जे ये मेंबरशिप छोड़ते हैं। मेंबरशिप तो समझते हैं ना आप? हाँ जी, मेंबरशिप छोड़ते हैं तो ये एमपी नहीं रहेंगे, इसको हटाया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। इनका मतलब क्या है कि हम कांग्रेस के मेंबर नहीं है। जी, आप कांग्रेस के मेंबर नहीं है तो आप कांग्रेस की सीट पे एमपी भी नहीं रह सकते। ये पॉइंट है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। बस बहुत है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट है। हम्म, हाँ जी, दूसरा पॉइंट है कि जब एमपी को कोई हिदायत दी जाती है कि देखो ये फार्मर्स बिल है, मान लो सपोज ये अभी जो डिस्प्यूट में है, जिस पे धरने लग रहे हैं, ठीक है, मान लो संतोष सिंह चौधरी जी को कह दिया कि आपने, कांग्रेस ने कह दिया कि आपने इसके अगेंस्ट वोट डालनी है, ठीक है, इस बिल के, तो वो जहां तक पार्लियामेंट जाता नहीं है, ठीक है, संतोष जी जाते नहीं है पार्लियामेंट में, ठीक है, जहां इसके हक में वोट दे जाते हैं इस बिल के, मतलब जो पार्टी कहती है उसके अगेंस्ट वोट दे देते हैं, कहने का मीनिंग ये है, तो फिर भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। अब एग्जाम्पल से क्लियर है? अब एग्जाम्पल से क्लियर है? ठीक है। तीसरा पॉइंट है कोई इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, आजाद, जिसे आजाद कहते हैं। आपको पता होगा इलेक्शन के दौरान बहुत लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आजाद इलेक्शन लड़ते हैं, आजाद, ठीक है, लेकिन आजाद जीत के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे भी हटाया जा सकता है। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है। फोर्थ, राज्यसभा के 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड उसके लिए है। नॉमिनेटेड जो बंदा है वो नॉमिनेट होने के बाद पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये 6 मंथ बाद ज्वाइन की करता है तो उसे भी राज्यसभा के एमपी से हटाया जा सकता है। ये मैंने 4 पॉइंट कराए हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के मेन 4 ही पॉइंट है। ये पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर आपके। अभी कोई डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट है सीट कैसे वेकेंट होती है। सीट कैसे वेकेंट होती है, ठीक है। ये पॉइंट 3 नहीं है, 4 है ये पॉइंट।
4 पॉइंट है जी। 3 कौन कहता है आपको? पहला तो मेंबरशिप वाला हो गया, दूसरा वो वोट नहीं डालता, तीसरा आजाद एमएलए के लिए है, और फोर्थ नॉमिनेटेड मेंबर के लिए है, जो नमोनीत मेंबर है। ठीक है, 4 पॉइंट है जी। ठीक है, हाँ जी। तो फिर वेकेंटिंग ऑफ सीट्स है, पहले डबल मेंबरशिप। पहला पॉइंट लिखिए, डबल मेंबरशिप। कई बार व्यक्ति दो जगह जीत जाता है, दो दो कंस्टिट्यूंसी से। जैसे मोदी की एग्जांपल लें, मोदी 2014 में दो जगह से जीते थे। कौन कौन सी दो जगह थी वो? आप मुझे कमेंट्स में लिखें, कौन कौन सी दो जगह थी जिससे मोदी जी इलेक्शन जीते? कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताइए प्रॉपर, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते? दूसरा कौन है? एक तो वाराणसी, दूसरा गुजरात तो स्टेट है भाई, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताइए मुझे। वाराणसी तो एक हो गया, दूसरी का नाम? नहीं, अमेठी नहीं है, बड़ोदरा। बड़ोदरा और वाराणसी, बड़ोदरा कह लो, बड़ोदरा कह लो। ठीक है, ये यहाँ का राजा ने, बड़ोदरा का ही राजा था महाराज शाहू महाराज, जिसने बी आर अम्बेडकर जी की स्कॉलरशिप दी थी, उन्हें बाहर स्टडी के लिए भेजा था। वो बड़ोदरा का ही राजा था। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था। ठीक है, तो मैं मेरी सिस्टर के पास मिलने गया था, वहाँ चल रहा कौन बनेगा करोड़पति। जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सबको हिट किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो मोदी जी दो जगह से जीते, वडोदरा एंड वाराणसी। ठीक है, इसे कहते हैं डबल मेंबरशिप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डबल मेंबरशिप। कहते हैं कि उनको 10 दिन का पार्लियामेंट को नोटिस देना होता है कि देखो, ठीक है, मैं कहाँ की सीट में रहूंगा। ठीक है, तो डबल मेंबरशिप एक ऐसे भी हो सकती है कि वो राज्यसभा का मेंबर पहले ही है, राज्यसभा का मेंबर पहले ही है, तो वो लोकसभा का इलेक्शन भी जीत जाता है। ठीक है, तो उनको डिसाइड करना होता है कि मैं किस हाउस में काम करूंगा, मैं लोकसभा में काम करूंगा या राज्यसभा में काम करूंगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति 2 सीट्स में जीत गया मोदी, ठीक है, तो कहते हैं उसे ऑप्शन देनी होती है भी मैं किसकी सीट रखूंगा, नहीं तो वो दोनों खत्म हो जाती है, उनकी सीट वेकेंट हो जाती है। अदरवाइज बोथ सीट बिकम वेकेंट। ये 22.6 पॉइंट में लिखा है ये चीज। हाँ जी, तो एक पॉइंट और दिया कि मान लो सपोज बंदा एमएलए है, वो एमपी बन गया। ठीक है, तो वो एमएलए की सीट से 14 दिन के अंदर अंदर, ये नॉमिनेटेड के लिए है, 6 मंथ के बाद ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये नॉमिनेटेड मेंबर के लिए, नॉमिनेटर ने 6 मंथ से पहले कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है जो उसे करनी चाहता है तो। ठीक है, हाँ जी। जे वो मान लो सपोज एमएलए है, कोई एमपी बन गया, तो उनको जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, 14 डेज में
ठीक है, उनको अपनी रिजाइन देना होगा एमएलए की सीट से। जब वो रिजाइन नहीं देता तो फिर एमपी की सीट भी उसकी खाली हो सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। तो कोर्ट भी उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने पहले ही आपको करा चुका हूँ। जहाँ कोई और ग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है तो उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। हाँ जी, रेजिग्नेशन, नेक्स्ट पॉइंट रेजिग्नेशन, इस्तीफा। कोई मेंबर अपनी सीट से चेयरमैन राज्यसभा या लोकसभा को स्पीकर को किसी भी टाइम वो अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, जैसे सिद्धू ने इस्तीफा दिया था राज्यसभा मेंबर से, आपको पता होगा 2 साल पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा के मेंबर से। हाँ जी, एब्सेंस। हाँ जी, पार्लियामेंट का मान लो सपोज सेशन चल रहा है तो 60 डेज विदाउट परमिशन, बिना छुट्टी लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई एमपी नहीं आता तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये 60 डे, 2 मंथ बिना बताए आप एबसेंट रहेंगे। तो एक बार राहुल गांधी जी 59 डे, एक बार राहुल गांधी जी 59 डे नहीं आए पार्लियामेंट में बिना बताए, तो मीडिया वालों ने खबर लगा दी, देखो जी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनको चाहे पता ही ना हो, उनको पेपर पढ़ के पता लग गया कि ये मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो 60वें दिन वो आके पार्लियामेंट में बैठ गए। ठीक है, तो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है, एब्सेंस, एब्सेंट वाला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, अदर केसेस क्या है, कहते हैं उसका इलेक्शन कोर्ट द्वारा वर्ड डिक्लेयर किया जाए, जैसे इंदिरा गांधी का किया था। उसको हाउस से एक्सपेल्ड किया जा रहा है, हाउस में वो बहुत शोर में जाता है। ठीक है, इफ ही इज एक्सपेल्ड बाय हाउस, इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो वो प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, जहां वाइस प्रेसिडेंट बन जाए फिर भी उसका एमपी का औहदा खाली हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी करवाया है। कहते हो गवर्नर बन जाए किसी स्टेट का, ये भी चीज है। ठीक है, हाँ जी, ओथ। हाँ जी, ओथ किसके सामने खाते हैं ये, एमपी जब बनते हैं नहीं, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के सामने कसम खाते हैं। जब प्रेसिडेंट एक बंदा अपॉइंट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर, ये काफी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है। प्रेसिडेंट पहले प्रो टर्म स्पीकर को कसम खिलाता है, टेम्परेरी स्पीकर कह लो आप, टर्म का मतलब टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी स्पीकर ता बनाया जाता है, जो भी एमपी जीत के आता है वो जब तक कसम नहीं खाता तब तक वो एमपी नहीं कहला सकता, ना ही पार्लियामेंट में बैठ सकता है। ठीक है, तो उसको फिर प्रोटम स्पीकर राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट करते हैं। प्रोटम स्पीकर उनको कसम खिलाता है। जब वो कसम जब वो कसम खाते हैं सारे एमपी, तो वो फिर रियल में एमपी होंद में आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो अपने बीच से एक स्पीकर चुन लेते हैं। ठीक है, तो सारे एमपीज को कसम कौन दिलाता है, प्रोटम स्पीकर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मेन में भी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, कसम कैसे खाते हैं कि मैं संविधान प्रति वफादार रहूंगा, मैं देश की एकता अखंडता को बना के रखूंगा, जो भी मेरी ड्यूटी सामने आएगी, ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा। कहते हैं जब तक कोई एमपी कसम नहीं खाता, वो प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेता, तो वो उसको कोई भी इम्यूनिटी नहीं है। 1 दिन का फाइन भी है 500 रुपए, जो वो बिना कसम खाए पार्लियामेंट में बैठेगा तो उसे 500 जुर्माना है 1 दिन का। ठीक है, ये चीज आप माइंड में रखना। ठीक है,
हाँ जी, कहते हैं कि जब उसे पता हो कि मैंने कसम नहीं खाई है, जब उसे पता हो कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ ये काम करने के लिए, मैंने कसम नहीं खाई है, और उसे पता हो कि उसे ये वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसने कसम नहीं खाई है, ठीक है, तो उसको 500 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अदर सैलरीज एंड अलाउंस कितने हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, सैलरी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। 50,000 इनकी सैलरी है, उसके अलावा इनको 5-10 लाख रुपए के अलाउंस मिलते हैं, आपको पता ही है। मैं सारे अलाउंस नहीं बताऊंगा, कभी ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है ये पता होना चाहिए। पार्लियामेंट अपनी सैलरी खुद पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इनको जो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, ये कंसोलिडेट फंड से डायरेक्ट जाते हैं। इन पे कोई एनुअल वोट जो बजट समय होता है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये। चलो एक टॉपिक नया स्टार्ट हो जाएगा, स्पीकर। ठीक है, वो हम कल कर लेंगे। चलो पॉलिटी समझ आ रही है सबको? ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा लग रहा है? और कैसा मेरा पढ़ाना समझ लगता है या नहीं लगता? ओके, चलो आप मेहनत करो। ओके, चलो थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार देते हो, इतना सत्कार देते हो, इतना रिवार्ड देते हो। अच्छा, एग्जाम्पल मस्त रहती है। ओके। चलो ठीक है जी, आप तैयारी करते रहो। गुड नाइट।